फोर्दो मिट गया, नतांज खत्म हो गया, इस्फहान की परमाणु साइट भी तबाह कर दी गई। सुपर पावर के इस हमले और इस पर किए दावे ने ईरान को बुरी तरह झकझोर डाला। लेकिन ट्रंप के एक्शन के बाद अब ईरान का फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया है। इसे कहा जा रहा है ईरान का ऑपरेशन नेगेव। आखिर क्या है ऑपरेशन नेगेव? इजराइल को कैसी चोट पहुंचाना चाहता है ईरान? तो जवाब है कि खून का बदला खून और परमाणु का बदला परमाणु होने जा रहा है। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया है, इसे खत्म हम करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि इजराइल को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बाईस जून को ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला करके ईरान की गलतफहमी भी दूर कर दी है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 दाग कर अड्डे को उड़ा डाला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ऐसे 12 बम फोर्दो परमाणु सेंटर पर गिराए गए, जिन्होंने 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान की इस खुफिया साइट को तबाह कर डाला। सवाल है कि अब ईरान क्या करने जा रहा है। युद्ध में अभी तक ईरान ने बदला उसी हिसाब से लिया है जिस तरह के हमले इजराइल ने ईरान पर किए हैं। ईरान ने तेहरान के बदले तेल अवीव को टारगेट किया। ईरान की मिसाइलों का कहर साफ देखा जा सकता है। ये ईरान की खैबर शिकन मिसाइल से हुई तबाही है। सवाल है कि क्या ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर हमले का जवाब इजराइल के परमाणु ठिकाने होंगे? क्या परमाणु का बदला परमाणु से लेगा ईरान? क्या डिमोना परमाणु रिएक्टर फटने वाला है? क्या नेवतिम का सीक्रेट एयरबेस मिटने वाला है? क्या इजराइल की परमाणु रीढ़ को पूरी तरह तोड़ डालेगा ईरान? ईरान के ऑपरेशन नेगेव को समझने से पहले आप तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही देख लीजिए, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु फैसिलिटीज के बदले अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव में अहम इमारतों और ठिकानों को अब मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तेल अवीव पर गिरी ये मिसाइल खैबर शिकन बताई जा रही है। खैबर शिकन ईरान की सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। खैबर शिकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। खैबर शिकन अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में गिरती है। खैबर शिकन मल्टीपल वॉरहेड इस्तेमाल करती है और ये 550 किलो तक के वॉरहेड के साथ लॉन्च की जा सकती है। در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبر شکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. इजराइल दावा कर रहा है कि तेल अवीव में उस अड्डे को उड़ाया गया है जहां इजराइल की सेना केमिकल और जैविक हथियार तैयार करती रही है। इस जगह का नाम नेस ज़ियोना है और ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर है। यहीं से निकले हथियारों से दुनिया में कई हत्याओं को अंजाम भी दिया गया है।
अब ऐसी ही मिसाइलों के साथ ईरान ने ऑपरेशन नेगेव की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन नेगेव यानी इजराइल की सबसे बड़ी और खुफिया ताकत पर हमला। ऑपरेशन नेगेव अगर कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इस बात का भरोसा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने कमांडरों को दे दिया है। ईरान की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी। दूसरा टारगेट हाइफा पोर्ट सिटी है। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगह ईरान की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल का सबसे खास परमाणु ठिकाना है। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चौथे टारगेट पर इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम है। यह भी नेगेव में है, इसलिए नेगेव में 2 बड़े अड्डों को टारगेट बनाकर ईरान ने अपना ऑपरेशन नेगेव शुरू कर दिया है। सवाल है कि 13 जून के बाद से 500 से ज्यादा मिसाइल ईरान दाग चुका है, लेकिन अब तक उसने अपनी सबसे खास मिसाइलों को क्यों छुपा कर रखा हुआ है? क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ता गुजर चुका है। क्या ये जंग 1 महीना चलेगी या फिर 1 साल या उससे भी ज्यादा? तेहरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना। क्या फोर्दो और नतांज को तबाह करने के बाद इजराइल के डिमोना प्लांट पर खैबर शिकन मिसाइल गिरने वाली है? ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को दहला दिया। पहले हमला फिर बदला, ये दौड़ लगातार जारी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ते के बाद 1 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा? It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं जो इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखें। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह से अटैक किया है, अब उससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना इजराइल को बर्दाश्त करेगा ना ही अमेरिका को। खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं, इसलिए जो हमले अभी तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ वैसे ही अटैक खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किसी भी वक्त हो सकता है। ये वार्निंग ईरान लगातार देता रहा है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं
और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका ही एक ऐसी ताकत है जिसका वो सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी ने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ट्रंप को डर ये भी है कि ईरान की मिसाइलें उनके अड्डों पर बरसेंगी तो वहां तो कोई आयरन डोम भी नहीं जो उनकी सेना को बचा पाए। खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उनके बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहां करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। वैसे खबर यह भी है कि अमेरिका ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अपने अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया है। बगदाद में अपने दूतावास से बहुत सा स्टाफ हटा लिया है। यही हाल खाड़ी के बाकी देशों में भी है, जहां अमेरिका ने अपनी फौज की मौजूदगी कम की है। बड़े बड़े हथियारों को भी दूसरे अड्डों पर ले जाया जा चुका है। Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. इस डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इजराइल को भी बता दिया है कि अगर ईरान से आगे लड़ते रहना है तो अमेरिका की मदद लगातार जारी रखनी होगी। और न सिर्फ मदद, बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में लगातार हमले करने होंगे, नहीं तो रोज ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी और ऐसा अभी लंबे वक्त तक चलेगा। यही खौफ अब पूरी दुनिया में फैल चुका है।